जिसमें हमने मौर्य वंश के बारे में विस्तार से जान लिया है। इसमें हमने मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने मौर्य प्रशासन को डिटेल से पढ़ा। आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य जो है वो 275 से 550 ईस्वी का जो काल है उस दौरान भारत के अंदर इस वंश का राज्य था। लगभग आधे से ज़्यादा भारत जो था वो इनके अधिकार क्षेत्र में था। तो इसी वंश के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। जिस प्रकार भारत के अंदर जो मौर्य साम्राज्य था उसका स्वर्णिम युग था, सांस्कृतिक उपलब्धियां उसकी महान रही, उसी तरह भारत के अंदर जो गुप्त साम्राज्य था उसके अंदर भी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां रही वो महत्वपूर्ण रही। सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से इसे एक स्वर्णिम काल भी माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए जिन्होंने विश्व विजय की या पूरे भारत विजय की योजनाएं बनाई और उनको उन्होंने चरितार्थ भी किया और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत से कार्य उन्होंने किए। बहुत से महान कवि विद्वान इस काल में हुए। तो भारत के इतिहास की दृष्टि से जो गुप्त साम्राज्य है वो एक महत्वपूर्ण साम्राज्य या महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। तो इसी वंश के बारे में अब अपने डिटेल से पढ़ते हैं। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई, यानी कुषाण जो वंश था उसकी समाप्त होने के बाद इस वंश का उदय हुआ। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक और कुषाण थे। ये विदेशी जातियां थी, विदेशी वंश थे। तो शक और कुषाणों के बाद शकों के अंतर्गत आ गया जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। इसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया, यानी 275 ईस्वी में ये वंश अस्तित्व में आता है। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लें और याद रखें कि गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त जो कि इसी वंश का एक शासक था, उसने स्वयं को प्रयाग एक जगह है इलाहाबाद जिसको आजकल बोला जाता है, वहाँ पर एक प्रशस्ति यानी समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी हुई जो बातें हैं उनको प्रशस्ति बोलते हैं। ये लिखी हुई बातें अभिलेख के ऊपर है, यानी एक स्तंभ लेख है कोई सरोवर के किनारे, उस स्तंभ पे उस पत्थर शिला पे इसकी प्रशस्ति लिखी हुई है समुद्रगुप्त की। उसने उस प्रशस्ति में उस स्तंभ लेख में स्वयं को श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ, इसकी उपाधि महाराज थी। यानी घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 275 ईस्वी में। और इस वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। तो ये दो बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके प्रथम महान शासक के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रथम शक्तिशाली शासक जो हुआ वो था चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। इसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। ये महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार अब ईस्वी सन चलता है उसी प्रकार 319 ईस्वी में एक संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिसको बोला जाता है गुप्त संवत। तो यहाँ दो बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? इसने उपाधि धारण की महाराजाधिराज की। और दूसरा, इसने एक संवत चलाया था, वो संवत है गुप्त संवत। यानी गुप्त संवत चलाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला जो शासक इस वंश का हुआ वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इस वंश का सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है।
इसने जो है वो दिग्विजय और एकीकरण की नीति अपनाई थी, यानी बहुत बड़ा इलाका जो था भारत का वो इसने जीता था और जीत के अपने अधीन किया था। इसके अलावा सांस्कृतिक उपलब्धियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक उपलब्धियां भी इसी के काल में दृष्टिगोचर हमें होती है। समुद्रगुप्त का जो काल है वो 335 से 380 ईस्वी के मध्य है। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसका आदर्श दिग्विजय यानी ज़्यादा से ज़्यादा जीत और दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना यानी एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिशेन ने, इसका दरबारी कवि था हरिशेन ने, उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। पीछे जो हमने पढ़ा था ना प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति, उसी को इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है। ये किसने लिखी? ये हरिशेन ने लिखी थी। और इस प्रशस्ति में, इस अभिलेख में किसकी सफलताओं का विवरण है? वो है समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का विवरण हमें इसमें देखने को मिलता है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। यानी इससे पहले इस इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख पर हमें जो है अशोक का अभिलेख देखने को मिलता है, उसी पे इसका अभिलेख है। इसके द्वारा जीते गए क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिणी भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा था, यानी इसने एक भी युद्ध नहीं हारा, यानी दिग्विजय की इसने नीति अपनाई थी और कोई भी युद्ध ये हारा भी नहीं था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सकता था। यानी उस समय उसके पास एक नौसेना थी। नौसेना यानी पानी के जो जहाज होते हैं, पानी की जो सेना होती है उसको नौसेना बोलते हैं। तो नौसेना थी इसके पास। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। इसने एक यज्ञ किया अश्वमेघ यज्ञ। ये वही राजा करता था जो दिग्विजय की नीति अपनाता था। इसमें क्या होता था कि ये यज्ञ करके और एक यज्ञ में करने के बाद एक घोड़ा छोड़ देते थे और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो इलाका राजा के अधीन आता जाता था। अगर कोई उस घोड़े को रोक लेता था तो उससे राजा युद्ध करता था और युद्ध करके उस क्षेत्र को, उस इलाके को जीत लेता था। तो इसने अश्वमेघ यज्ञ किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा मिलता है। वह ललित कलाओं में निपुण, ललित कलाएं यानी संगीत है, वाद्य बजाना है, इनमें वो निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया है। यानी समुद्रगुप्त को कविराज, यानी वो कविताएं भी लिखता था। वह संगीत में निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। तो ये कुछ बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन है, उसमें किसका विवरण मिलता है, अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा कौन था, गुप्त काल कौन सा गुप्त शासक ललित कलाओं में निपुण था, किसे कविराज कहा गया है, सिक्कों पर किसकी आकृति वीणा बजाती हुई मिलती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। वह विष्णु का भक्त था परंतु दूसरे धर्मों का भी वह समान रूप से आदर करता था। तो ये था समुद्रगुप्त। आगे पढ़ते हैं अपने अगला शासक इस वंश का जो हुआ वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज व देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये महत्वपूर्ण है। शक विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? वो था
चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला शासक जो इस वंश का वो था कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उस समय नालंदा था, ये एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, पढ़ाई का केंद्र था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में दूर दूर से विदेशों, यहाँ तक कि विदेशों से जो विद्यार्थी थे वो पढ़ने आते थे। तो इस संस्थान का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। उसने अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अगला शासक स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। मौर्यों ने जो झील बनवाई थी, सुदर्शन झील है, उस झील का जीर्णोद्धार कराने वाला, उसको दोबारा सही करवाने वाला शासक कौन था? वो था स्कंदगुप्त। आगे देखते हैं। ये देखिए, एक आपके सामने भारत का मानचित्र है जिसमें आप देख सकते हो, जो आपको ये नीला दिखाई दे रहा है, ये सारा जो क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र गुप्त शासकों के अधीन था। इसमें जो ये चंद्रगुप्त प्रथम का था, फिर इसी को आगे बढ़ा के ये देखिए समुद्रगुप्त ने इतना बड़ा इलाका कर लिया, और समुद्रगुप्त के बाद में ये गुजरात का जो क्षेत्र है ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य में मिलाया। तो ये पूरा जो है मध्य भारत, उत्तर भारत, और इधर हमें जो ये पूर्वी भारत है वो पूरा इलाका इन्हीं के अधीन था। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र भारत का इनके अधीन था। हम स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ रहे थे। तो जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के बाद स्कंदगुप्त को म्लेच्छों के रूप में कुख्यात हुणों से जूझना पड़ा। हुण विदेशी शक्तियाँ थी, विदेशी जातियाँ थी जिन्होंने भारत पर हमले किए थे। स्कंदगुप्त ने अंततः हुणों को पराजित कर दिया। तो ये थे महत्वपूर्ण शासक इस वंश के। अब अपने इस वंश की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, क्या क्या चीज़ें, किस तरह के काव्यों की रचना इस क्षेत्र में हुई, किस तरह की जो निर्माण कार्य इस काल में हुए, उनके बारे में अपने थोड़ा विस्तार से जानते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। जिस प्रकार मौर्य वंश को भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है भारतीय इतिहास का, उसी तरह गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम काल माना जाता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। यानी ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इसके कुछ शासकों ने अन्य धर्म जो थे उनको भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आए। ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लें कि चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम थे, यानी अपराध बहुत ही कम थे। राजकाज की भाषा संस्कृति, यानी जितना भी जो कार्य होता था राजकाज का, वो कौन सी भाषा में होता था? संस्कृत भाषा में होता था। यानी संस्कृत के अंदर ही सारा कुछ जो आदेश वगैरह राजा निकालते थे और जो भी काम होता था राज का, वो सारा संस्कृत भाषा में होता था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास इस काल में हुए। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। और कालिदास किस काल में? गुप्त काल में या गुप्त वंश में। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त, सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में हुए। तो ये कुछ जो बड़े कवि और लेखक थे, जैसे कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त, अमर सिंह, ये सब किस काल में हुए? गुप्त काल में। रामायण, महाभारत और मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर व ब्रह्मगुप्त ने गणित
तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत योगदान दिया। तो आप इन तीनों का नाम यहाँ नोट कर सकते हैं कि आर्यभट्ट किस काल में हुआ। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, वराहमिहिर जिन्होंने ज्योतिर्विज्ञान में और ब्रह्मांड विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य किया, ब्रह्मगुप्त इन्होंने गणित में कार्य किया, ये किस काल में हुए? गुप्त काल में हुए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत से कवि और बहुत से विद्वान जो हैं वो इस काल में हुए थे, यानी इनको सभी को संरक्षण मिला और ये फले फूले और इन्होंने महान ग्रंथों की रचना की थी। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, यानी 0 से 10 का जो उपयोग है वो इसी काल में आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति व सुल्तानगंज में स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। तो यानी न केवल हम देख सकते हैं साहित्य में उन्नति हुई इस काल में, बल्कि जो स्थापत्य कला है उसमें भी इस वंश के दौरान, इस वंश के शासन के दौरान बहुत उन्नति हुई। अब हम देख लेते हैं कि गुप्तकालीन समाज कैसा था। गुप्तकालीन समाज के बारे में थोड़ा हम विस्तार से देख लेते हैं। गुप्तकालीन जो समाज है वो परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था, यानी 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, इनको सबसे ऊपर माना जाता था, फिर क्षत्रियों का स्थान आता था, उसके बाद में वैश्य आते थे और आखिर में शूद्र को माना जाता था। तो उस समय 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण माने गए हैं। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान, यानी अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ और दान करने का कार्य कौन करते थे? ब्राह्मण। क्षत्रियों का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना, यानी युद्ध करना, सेना में शामिल होना क्षत्रियों का कर्तव्य माना जाता था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य था, यानी इनको व्यापारी माना गया। और शूद्र थे, इनको सेवा प्रदाता माना गया, यानी ये शूद्र जो हैं वो बाकी तीनों की सेवा करते हैं, ऐसा इनका कार्य बंटा हुआ था। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन स्थिर होने लगा था, फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, यानी स्त्रियों को सम्मानजनक नज़र से देखा जाता था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था, यानी महिलाओं को, स्त्रियों को पढ़ाया जाता था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, यानी पर्दा प्रथा नहीं थी उसमें 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। ये कुछ सिक्के हैं जो गुप्त काल में प्रचलित हुए। ये समुद्रगुप्त का सोने का सिक्का है जो उस काल में चला, और ये आप देखें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के हैं। तो हम इसके समाज के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी गुप्त काल में। मिश्रित जातियाँ, मूर्धा, विशक्ति, कर्ण, अम्बष्ट, पारसव आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण हमें देखने को मिलता है। पुत्र के अभाव में पुरुष की जो संपत्ति थी उस पर पत्नी का प्रथम अधिकार माना जाता था। तो यानी हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो उन्नत अवस्था में थी, सम्मानजनक थी। सम्मान की दृष्टि से स्त्रियों को देखा जाता था और पूजा जाता था। तो ये था गुप्त वंश जिसके बारे में हमने विस्तार से जाना। तो जिन बातों को मैंने नोट करने के लिए कहा तो आप उन चीज़ों को अवश्य नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।